गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम देख रहे थे जेके एसएसबी फिनांस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो सिलेबस है, इसमें पर्टिकुलरली जनरल इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट है एक, जिसमें अलग-अलग टॉपिक्स हैं। तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो गाइस उसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारा मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी। तो गाइस इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी। फर्स्ट वाली वीडियो में सेकंड में बताया था कि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। तो गाइस क्वेश्चन डेफिनेटली मैं 100% श्योरिटी देता हूँ आपको यहाँ पर कि ये जितने भी टूल्स हैं इनसे इनके बेस पर आपको एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो गाइस मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ एक थोड़ा सा ओवरव्यू इसका फिर से दूंगा। तो इसमें टूल्स कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं या जनरल टूल्स भी कहते हैं, या फिर हम इनडायरेक्ट टूल्स भी कहते हैं। और क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं जिन्हें हम स्पेसिफिक टूल्स भी कहते हैं, पर्टिकुलर टूल्स भी कहते हैं, और इन्हें हम डायरेक्ट टूल्स भी कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव में हमारे पास कौन कौन से होंगे? रिजर्व रेशोज होंगे, जिसमें हम देखेंगे सीआरआर, एसएलआर क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, रेट्स क्या होते हैं, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या चीज़ है, ये सारी। तो इसी तरीके से हम देखेंगे लोन टू वैल्यू रेशो क्या होता है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल क्या है, इसे हम डाउन पेमेंट भी कहते हैं, रेशनिंग क्या है, मोरल सुएजन क्या है, डायरेक्ट एक्शन क्या है। तो गाइस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर लेंगे। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ऑलमाइटी गाइडेंस की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वहां पर आपको ये दोनों कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें जेकेएसएसबी फिनांस अकाउंट असिस्टेंट की जो एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज हमने चलाई है। देखिए आपको पता होगा कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम मैंने पर्सनली भी ये क्लियर किया है और काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने क्लियर किया है। तो उसी सारे एक्सपीरियंस के बेस पर काफ़ी हाईली क्वालिटेटिव जो मॉक टेस्ट हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें दो कोर्सेज होंगे, एक में 30 से ज़्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे, ये 50 तक हो सकते हैं। तो एक कोर्स ये होगा, और इसकी वीडियो जो है अभी अपलोड सॉरी इसके जो मॉक टेस्ट हैं वो अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। और इसके अलावा 8 जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे 120-20 नंबर्स के, तो ये भी अपलोड होंगे। मैं आपको सुजेस्ट करूंगा, पर आप चाहे कितना भी क्यों ना लें, लेकिन जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देखते, अपना रैंक नहीं देखते स्टेट में, अपनी परसेंटाइल नहीं देखते, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि बाकी लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन कितनी है और आपकी कितनी है, और एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन को हैंडल करना है। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको मॉक टेस्ट बताएंगे। तो गाइज अगर आपको किसी भी प्रकार का अभी भी कंफ्यूजन है, तो आप ये जो हेल्पलाइन नंबर है 9419166315, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस करते हैं शुरू वीडियो। तो देखिए क्या है, ये टोटल आपके पास सिलेबस है जनरल इकोनॉमिक्स का, जो फिनांस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है। और इसी में जो फर्स्ट वाला हम देख बैठे थे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स, दूसरा टॉपिक देख रहे हैं फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, और भारत के केस में कौन करता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसका काम क्या होता है, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द सिस्टम। इकोनॉमी में, कंट्री में मनी सप्लाई कैसे रखनी है, कैसे कम करना है मनी सप्लाई को, कैसे ज्यादा करना है, ये सारी चीजें कौन मेंटेन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और जिस माध्यम के थ्रू करता है उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। एंड देयर बाय टू फाइट बोथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन क्या होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। तो क्या आरबीआई जब भी पैसे को कम करता है या बढ़ाता है, किन हथियारों का इस्तेमाल वो करता है, उन हथियारों को क्या कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। और ये दो टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं जिन्हें हम जनरल टूल्स भी कहते हैं और इनडायरेक्ट टूल्स भी कहते हैं, और एक होते हैं क्वालिटेटिव जिन्हें हम सेलेक्टिव या डायरेक्ट टूल्स भी कहते हैं।
तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको मेजर डिफरेंस बता दूँ कि ये जो जनरल टूल्स हैं, जब आरबीआई इनको इम्प्लीमेंट करता है, इनको एक्शन में लाता है, तो चाहे गरीब इंसान है, चाहे अमीर है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे जैसा भी क्यों नहीं है, सबके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो एक जैसा पड़ेगा। लेकिन जब क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव या डायरेक्ट टूल्स का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को उठाना है। मानिए आपका एग्रीकल्चर जो है अच्छे से चल रहा है, बैंकिंग अच्छे से चल रहा है, इंश्योरेंस अच्छे से चल रहा है, लेकिन आपका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये काफ़ी डाउन चल रहा है। इसको भी अब जब आपने अच्छे से यानी इसका ग्रोथ करना है तो एक ही पर्टिकुलर सेक्टर पर आपने काम करना है, तो तब क्या किया जाता है, तब क्वालिटेटिव या डायरेक्ट टूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो मैं सब बताऊँगा आपको कि ये कैसे किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करके जब इसे ऊपर उठाया जाता है इसकी ग्रोथ के लिए, आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है पर्टिकुलर एक सेक्टर के लिए। तो देखिए, मार्केट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड एनी मिसमैच बिटवीन दीज टू लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, अगर आप किसी ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, जैसे जेकेपीएससी का, सिविल सर्विसेज का, मेंस का एग्जाम होता है, तो वहाँ पर आपको ये रिटन में भी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से डील करने के लिए आरबीआई किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। तो सप्लाई साइड जो होती है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। फिजल पॉलिसी के माध्यम से सरकार ये देखती है कि कितनी कमोडिटी जो है मार्केट में अवेलेबल है, कितनी और करवानी है, या एक्सेस में अवेलेबल है तो उसका रेट बहुत गिर जाएगा। तो रेट को एक प्रॉपर वे में मेंटेन करने के लिए आरबीआई उसकी सॉरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, फिजल पॉलिसी के थ्रू उसकी सप्लाई कम करती है, या एक प्रॉपर तरीके से उसको ऐसा सप्लाई करती है जिससे कि उसकी जो रेट है, प्रॉपर रेट है, प्राइस है, वो मार्केट में बना रहे। और दूसरी साइड आरबीआई लोगों के हाथ में उतना ही पैसा देता है जितना कि मार्केट में स्टेबिलिटी रहे। तो गाइस देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, इन्हें हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई भी कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले ये दो प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव के अंदर आपके पास ये आ जाएंगे, रिजर्व रेशोज होती हैं, जिसमें कुछ एक सर्टन अमाउंट जो होता है वो आरबीआई के पास बैंक को रखना पड़ता है। जैसे वो सीआरआर है, ये टोटल इन टोटल कैश में रखना पड़ता है। और जो एसएलआर है, ये जो बैंक्स होते हैं वो अपने पास रखते हैं। इन पर कुछ उनको नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन सीआरआर में किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो गाइज ये सब टर्म मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये क्वांटिटेटिव टूल में आता है। रेट्स हैं रेपो, रिवर्स रेपो रेट, या फिर आपका ये बैंक रेट, या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो दूसरी तरफ से जब हम देखें तो ये क्वालिटेटिव जो टूल्स होंगे मॉनेटरी पॉलिसी के, ये आपको डायरेक्ट टूल्स 5 देखने को मिलेंगे, जिसमें लोन टू वैल्यू रेशो, या इसे हम मार्जिन रेशो भी कहते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, इसे हम डाउन पेमेंट भी कहेंगे, रैशनिंग हो गया, मॉरल सुएजन हो गया, डायरेक्ट एक्शन हो गया। तो गाइस अब हम इन सब को डिटेल में एक-एक करके जो है वो पढ़ते हैं। तो देखिए, क्वांटिटेटिव टूल्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा रिजर्व रेशो। तो रिजर्व रेशो में सबसे पहले हम देखते हैं करंट रिजर्व रेशो, जिसे हम सीआरआर कहते हैं। तो गाइस क्या है सीआरआर? देखिए, सीआरआर क्या है? तो रिजर्व रेशो का ये मतलब होता है कि बैंक का जो टोटल एनडीटीएल है, एनडीटीएल या फिर उसकी जो टोटल नेटवर्थ है, उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है बैंक कुछ आरबीआई के पास रखता है, कुछ अपने पास रखता है। ये क्यों रखता है? क्योंकि मानिए जैसे कोरोना काल आया था, कोविड-19 आया, तो सारे लोगों का काम-काज जो है वो बंद हो गया। लोग बैंक में जो पैसे पड़े थे उसको निकालने लगे थे। तो सारा पैसा अचानक से अगर सारे लेने के लिए यहाँ पर पहुँच जाएँ, तो ये इसलिए कुछ रिज़र्व में कैश रखी जाती है, ताकि बैंक बंद होने से बच जाए। और बैंक का बंद होना लैक ऑफ कैश के कारण उसे क्या कहा जाता है गाइज़? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, उसे कहा जाता है बैंक रन, कि बैंक रन ना हो जाए, इसलिए ये जो रिज़र्व रेशोज़ रखी जाती हैं। तो करंट रिज़र्व रेशो, या फिर जिसे हम सीआरआर कहते हैं, इसका क्या मतलब है?
Under CRR, a certain percentage of the bank deposits has to be kept in the current account. तो हर एक बैंक का जो है वो आरबीआई के पास एक करंट अकाउंट होता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये करंट अकाउंट में सीआरआर जो है ये रखा जाता है। इसका क्या मतलब होता है जो इस पैसे का, which means that this money is not available to the bank for economic or commercial activity। और ये जो सीआरआर के बतौर सीआरआर जो पैसा आरबीआई के पास बैंक रखता है, ये बैंक इस्तेमाल नहीं कर सकता पैसा कि वह किसी प्रकार की लोन दे सके या किसी भी प्रकार का कमर्शियल एक्टिविटी उस पैसे से कर सके। बैंक कैनॉट गिव दिस मनी इन लोन। CRR हैज़ टू बी केप्ट विद आरबीआई ओनली इन कैश। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। हालांकि ये CRR जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था 1950s में या 60s में, तो ये 40% 35% था। तो अब ये कम होकर टोटल 3% रह गया है। तो जब भी आप पेपर देने जाएंगे, पर्टिकुलरली जहां पर वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर आपसे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि द करंट रिजर्व रेशियो इज, तो वहां पर आपको अलग अलग परसेंटेज दी गई होगी। तो ये कितना है, 300 बेसिस पॉइंट हम इसे कह सकते हैं, या फिर 3% है। तो देखिए सीआरआर में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आरबीआई से बैंक को नहीं मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट ये टर्म है। यही दो दो तीन तीन टर्म्स मिलाकर स्टेटमेंट्स के रूप में यूपीएससी तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सीआरआर क्या मतलब है, ये आरबीआई के पास करंट अकाउंट में रखा जाता है। और ये प्रेजेंट क्या है, सीआरआर ये रेशियो 3% है और ये सिर्फ और सिर्फ कैश में रखी जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट जो है वो बैंक को नहीं दिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे एसएलआर कहते हैं। अंडर एसएलआर बैंक्स हैव टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर टोटल बैंक डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो देखिए जो सीआरआर है ये बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, लेकिन जो एसएलआर है ये बैंक को खुद के पास ही रखना पड़ता है। और जो सीआरआर है ये सिर्फ आपको कैश में आरबीआई के पास रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप कैश को रख सकते हैं, गोल्ड को रख सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज जो होती हैं वो रख सकते हैं। लेकिन ये जो है ये बैंक्स को अपने पास ही रखना पड़ता है और इसके ऊपर बैंक्स को कुछ ना कुछ जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। देयर इज सम प्रॉफिट फॉर बैंक्स इन द केस ऑफ एसएलआर। तो एसएलआर के ऊपर आरबीआई इनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, हालांकि ये इंटरेस्ट रेट नॉमिनल ही होता है, इस पे मिलता है। तो ये जो एसएलआर का पैसा है, बैंक्स कैन नॉट गिव दिस मनी इन लोन, कि जैसे सीआरआर का पैसा लोन में आप नहीं दे सकते थे, उसकी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, इसी प्रकार एसएलआर का पैसा भी लोन में नहीं जा सकता। और जो प्रेजेंट एसएलआर है ये कितना है, 18.25%। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि हर 3 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है और उसमें अगर इकोनॉमी नॉर्मल चल रही है तो कोई सीआरआर एसएलआर में ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाता। लेकिन अभी जैसे कोविड के कारण बिल्कुल इकोनॉमी बैठ गई थी, अब वापस से रिवाइव हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये सीआरआर एसएलआर और बढ़ता दिखेगा। तो गाइज उसके बाद क्या है, जनरल टूल्स में ओपन मार्केट ऑपरेशंस आते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या सिर्फ बेचा जाता है या सिर्फ खरीदा जाता है, सिर्फ बाय किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, या सिर्फ खरीदा जाता है, या दोनों किए जाते हैं, या एक भी नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी बोथ ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस और फॉर अदर वर्क्स सच एज इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी पेमेंट, पॉपुलिस्ट स्कीम्स एटसेट्रा। तो मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बता देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक सिचुएशन है हमारे पास, इस साइड सिचुएशन है कि मार्केट में जो है ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रही है, यानी मार्केट में जो पैसा है ये बहुत ज़्यादा है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई को अब क्या करना है कि यहाँ से पैसे को निचोड़ना है, यहाँ से पैसे को निचोड़ना है, यहाँ से खींच के आरबीआई अपने पास लेना है।
आरबीआई को पैसा अपने पास लेना है तो आरबीआई क्या करता है, यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करता है। ये सिक्योरिटीज इशू करेगा कि ये लो, एक पेपर है, मैं आपको पेपर देता हूँ, इस पेपर में मैं आपसे जो है 10 लाख का अमाउंट लेता हूँ और इस पर इंटरेस्ट जो है वो आपको 4% मिलेगा। तो गाइज ये मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, हालांकि ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं भी हो सकता, अमाउंट इससे ज़्यादा भी होगा। तो देखिए, जब आरबीआई लोगों को ऐसा लगेगा कि 10 लाख के ऊपर 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अलग-अलग कस्टमर्स होंगे, यानी इन्फ्लेशन चल रही है तो ऑब्वियसली लोगों के हाथ में काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो लोग क्या करते हैं, ये बॉन्ड्स को, सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करते हैं, यहाँ से पेपर को परचेज़ कर लेंगे और ये कैश दे देंगे, किसको दे देंगे, आरबीआई को दे देंगे। तो जब ऑब्वियसली कैश यहाँ पर कम होगी, तो प्राइसेज़ खुद ब खुद ठीक होंगे, तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो ये जो बेचा, और यहाँ पर देखिए आरबीआई जो है ये सेल कर रहा है इन्फ्लेशन के टाइम पर, क्या कर रहा है, सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और पैसा खींच रहा है। वहीं अगर यहाँ पर डिफ्लेशन चल रही है, इकोनॉमी जो है काफी डाउन में चल रही है, तो जो आरबीआई ने ऑलरेडी लोगों के पास पेपर्स दिए थे, तो ये पेपर्स फिर से आरबीआई लेता है। पेपर्स यहाँ पर आरबीआई के पास आ जाएंगे और आरबीआई क्या करता है, कैश को यहाँ पर लोगों के हाथ देगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेल कर रहा है बॉन्ड्स को और यहाँ पर परचेज करेगा बॉन्ड्स को। बॉन्ड्स जो हैं, यानी पेपर्स जो हैं, वो आरबीआई के पास आएंगे और कैश लोगों के पास आएगी, और इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर डिफ्लेशन खत्म होगी। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस और फॉर अदर वर्क्स सच एज इंटरेस्ट पेमेंट। तो इनमें से कोई भी काम के लिए सरकार जो है पैसा मार्केट से रेज कर सकती है या मार्केट में इन्फ्यूज कर सकती है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर इन्फ्लेशन है तो वहां पर क्या करती है सरकार, सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। इसका क्या फायदा है कि मनी सप्लाई जो है वो रिड्यूस होती है सिस्टम में, और अगर डिफ्लेशन है तो वहां पर आरबीआई क्या करता है, परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और मनी सप्लाई को इन्फ्यूज करता है थ्रू मार्केट थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से। तो गाइस इसी संदर्भ में आगे हमारे पास क्या था, इंटरेस्ट रेट्स थे। तो मैंने आपको बता दिया कि रिजर्व रेशो, सीआरआर, एसएलआर क्या होता है, उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस थे। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये इंटरेस्ट रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। तो गाइस सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो रेपो रेट सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है रेपो रेट। इट इज द रेट एट विच द क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई borrow short term loans from the RBI and for these loans banks use government securities as collateral। तो गाइस कोलेट्रल क्या होता है कि मानिए आप ही किसी से पैसे लेने जाते हैं, तो आप उससे पैसे लेते हैं तो वो कहता है कुछ ऐसा कोलेट्रल मेरे को देके जाओ आप, चाहे आपके पास गोल्ड की चैन है चाहे कुछ भी है, कि अगर आप वो पैसे मुझे नहीं देते हो तो ये मैं अपने पास रख लूंगा। तो सिमिलरली जो है आरबीआई भी किसी बैंक पे भरोसा नहीं करता है, तो आरबीआई कहता है कि तुम कुछ कुछ मुझे कोलेट्रल देके जाओ और उसके बदले में मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो जैसे गाइस सिंपल से अगर हम देखें तो हम जब भी कभी बैंक में से लोन वगैरह लेने के लिए जाते हैं, तो अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी पहले हमें गिरवी रखनी पड़ती है बैंक के पास। जैसे हमारे जमीन के कागज हैं तो वो हम पेपर्स वहां पर सबमिट करवाते हैं और उसके बाद बैंक जो है वो हमें लोन सैंक्शन करता है। तो इसी तरीके से रेपो रेट वो रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है। यहाँ पर देखिए आरबीआई है, यहाँ पर जो है यहाँ पर बैंक्स हैं। तो बैंक्स जब भी आरबीआई से पैसा लेते हैं तो गिरवी क्या रखते हैं वहां पर, एज कोलेट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखते हैं, और आरबीआई जो है इनको लोन देता है, उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगाता है उसको रेपो रेट कहते हैं। और ये कौन से लोन, किस प्रकार के टाइप के लोन के ऊपर रेपो रेट लगता है, तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स है, यानी इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर से कम होगी, 364 डेज के लिए होगी।
बट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ द SLR कोटा कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो मैंने आपको बताया कि CRR जो है वो सिर्फ कैश के रूप में रखा जाता है, लेकिन SLR में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गोल्ड भी रख सकते हैं। और जो आपने ये सिक्योरिटीज SLR कोटा में रखी हुई हैं वो आप नहीं दे सकते जब आप रेपो रेट के थ्रू बैंक से, RBI से लोन ले रहे हैं। तो काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में, ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो रेपो रेट क्या हो गया, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बैंक को कोलेटरल रखना है RBI के पास, लेकिन वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं रख सकता जो SLR कोटा के हैं, यानी इससे अदर उसको उसके पास जो सिक्योरिटीज हैं वो उसे रखनी पड़ेंगी अगर ये रेपो रेट के ऊपर लोन को अवेल करना है। तो रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं, क्योंकि जितना ये रेपो रेट होगा बाकी जितने भी इंटरेस्ट रेट्स होंगे ये सारे इसी पर डिपेंड करेंगे, बिकॉज ऑल द अदर रेट्स आर लिंक्ड विद इट। एट प्रेजेंट द रेपो रेट इज 4%। तो गाइज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि ये मोर और लेस मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ये करंट अफेयर्स के ऊपर ही बेस्ड होती है। जब भी आपको पेपर देने जाना है, एग्जाम देने जाना है, तो उससे पहले ये कुछ 5-7 रेट्स हैं, ये आपको टिप्स पे रखने हैं। तो जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन है, यानी महंगाई चल रही है, तो RBI क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है, जिससे इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बैंक्स के बढ़ जाते हैं, लोग पैसा कम लेते हैं, और एट द एंड लोगों के हाथ में जब थोड़ा पैसा आना कम होता है तो इन्फ्लेशन खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती है। वहीं डिफ्लेशन के केस में वाइस वर्सा काम किया जाता है। तो गाइस इंटरेस्ट रेट्स में हमने रेपो रेट देख लिया, अब रिवर्स रेपो रेट। तो ऐसा तो है नहीं है कि RBI ही जो है ये सदा बैंक्स को पैसा देता रहेगा। कभी कभी RBI को भी शॉर्टेज पड़ जाती है, तो RBI क्या करता है, बैंक्स में से पैसा लेता है। तो यहाँ देखिए बैंक्स में से पैसा किसको जाएगा, RBI को जाएगा। लेकिन RBI बहुत चालाक है। RBI जो इंटरेस्ट रेट यानी रेपो रेट लगाता है उससे हमेशा ये रिवर्स रेपो रेट कम होता है। तो रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द RBI टू इट्स क्लाइंट्स। जब ये RBI अपने क्लाइंट्स से पैसा लेता है तो इनको जो इंटरेस्ट रेट देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो गाइज रिवर्स रेपो रेट के ऊपर भी काफी सारे एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, रिवर्स रीबैक या रिजर्व रेपो रेट। तो इस प्रकार से हो सकता है। तो इसका जो आगे तो आप याद ही रखेंगे रेपो रेट, तो पीछे ये कौन सा वर्ड है, ये रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स का मतलब ही क्या है कि RBI जब पहले बैंक्स को पैसा देता है और बैंक्स में से रिवर्स पैसा ये RBI के पास जाता है। तो RBI भी देखो, बैंक्स भी RBI के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, और बैंक्स जब भी RBI को रिवर्स रेपो रेट के तहत कुछ भी लोन देते हैं तो ये सिक्योरिटीज लेते हैं उसे एज कोलेटरल। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही कोलेटरल लेते हैं। क्लाइंट्स ऑफ RBI इंक्लूड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो RBI कहाँ कहाँ से पैसा रेज कर सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट से कर सकता है, जितने भी बैंक्स हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो गाइज NBFIs भी बैंक्स होते हैं, लेकिन हालांकि ये बैंक्स की जो सारी एक्टिविटीज हैं वो इनको अलाउड नहीं होती हैं। जो दर्जे में या स्टेटस में ये NBFIs थोड़े कम होते हैं। तो गाइज क्या होते हैं ये, इसको भी आप गूगल कर लें। हालांकि फिनांस अकाउंट असिस्टेंट में इतना डिटेल में पेपर नहीं पूछा जाने की संभावना है। तो ये देखिए रिवर्स रेपो रेट कितना है, ये 3.35 335, इसे हम बेसिस पॉइंट भी कहते हैं, बेसिस पॉइंट्स। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है वहां पर आपको बेसिस पॉइंट्स में पूछा जाए कि करंट रिवर्स रेपो रेट कितना है। 335 बेसिस पॉइंट्स है, 340 है, 345 है, तो ये आपका यहाँ पर आ गया है। तो गाइस एक चीज और मैं आपको बता दूं, तो अभी देखिए करंट में रेपो रेट कितना चल रहा है, ये 400 बेसिस पॉइंट चल रहा है और ये चल रहा है 335 बेसिस पॉइंट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस है 0.65 का या फिर 65 बेसिस पॉइंट्स। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्प्रेड। काफी सारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्प्रेड किसे कहते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है। तो गाइस अब हम देखते हैं बैंक रेट क्या होता है। देखिए जो रेपो रेट होता है, बैंक रेट भी सिमिलर होता है रेपो रेट के जैसा ही। रेपो रेट में जो है ये शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाते हैं, लेकिन बैंक रेट में लॉन्ग टर्म लोन्स देता है RBI। किसको देता है, RBI अपने क्लाइंट्स को देता है।
बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू बैंक्स बट विदाउट एनी कोलेटरल। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोलेटरल की जरूरत नहीं है। हमेशा बैंक रेट जो है ये रेपो रेट से ज्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आरबीआई को रिस्क है, ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा तो अगर कोई बीच में 1-2 बैंक्स डिफ़ॉल्ट करते भी हैं तो उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आगे ही इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो और ऊपर से डिफ़ॉल्ट भी पड़ जाए तो आरबीआई का भी कोलैप्स करने का डर रहता है। यही कारण है कि बैंक रेट जो है ये रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होता है। तो गाइस बैंक रेट क्या होता है? आरबीआई चार्ज करता है अपने क्लाइंट्स से जब भी उनको लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। Nowadays, bank rate is not the main tool to control inflation and deflation. Rather, it is used for imposing penalty on defaulter banks. तो गाइस यहाँ पर देखिए, ऐसे अगर बैंक जो है वो आरबीआई से बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेता है तो वहां पर क्या लगता है? रेपो रेट लगता है। लेकिन रेपो रेट को आज की डेट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से डील करने के लिए जो है वो यूज में लाया जाता है। अगर बैंक डिफ़ॉल्ट करता है, जैसे वो एसएलआर कोटा मेंटेन नहीं करता या सीआरआर नहीं मेंटेन करता, तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई उसको जब भी लोन देता है तो रेपो रेट के बजाय वो उसे बैंक रेट लगाता है। बैंक रेट जो है रेपो रेट अगर 4% है तो देखिए जो बैंक रेट है ये 4.25% है। तो यहाँ पर परसेंटेज में आप देखेंगे 0.25% ही है, लेकिन जब ये करोड़ों में लोन लिए जाते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो 0.25% भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है बैंक्स को आरबीआई को पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो भी बैंक्स डिफ़ॉल्ट करते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो मैक्सिमम ये बैंक रेट जो है आरबीआई आज की डेट में उन पर इस्तेमाल करता है। तो देखिए अगर वो बैंक्स जो हैं सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन नहीं कर रहे तो आरबीआई फर्स्ट टाइम पेनल्टी क्या लगाता है? बैंक रेट के साथ 3% लगाता है। दूसरी टाइम अगर फिर से वो अभी भी नहीं संभलते तो फिर बैंक रेट के साथ 5% लगाता है। और उसके बाद भी अगर वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो आरबीआई यहाँ तक कि उस बैंक का लाइसेंस तक कैंसिल कर देता है। ये बैंक रेट के अंडर हमें सब देखना पड़ता है। तो अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगा, अगर डिफ्लेशन है तो आरबीआई डिक्रीज कर देगा बैंक रेट को। और जो प्रेजेंट का हमारा स्टेटस है वो 4.25% है, यानी 425 बेसिस पॉइंट है। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इंटरेस्ट रेट्स। तो उसके बाद हमारा फाइनल में आ गया इंटरेस्ट रेट्स में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो देखिए रेपो रेट की तरह ही है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लेकिन रेपो रेट में आप एसएलआर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो आप एज कोलेटरल नहीं रख सकते आरबीआई के पास। लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत आप उन जो आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको एज कोलेटरल आरबीआई के पास रख सकते हैं। डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। During economic crisis, when banks don't have government securities with themselves, then at that time they can borrow money from RBI using government securities। तो जब कभी इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, जैसे कोविड-19 है या कोई इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, रिसेशन चलता है, जैसे 1929 में आया था, 2008 में आया था, 1991 में आया था। तो गाइस इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है? बैंक्स को अलो करता है कि आप जो एसएलआर कोटा की जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं आप उनको ही कोलेटरल रख के मेरे से लोन ले सकते हो। इकोनॉमिक क्राइसिस व्हेन बैंक्स डोंट हैव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद देमसेल्फ, देन एट दैट टाइम दे कैन बारो मनी फ्रॉम आरबीआई यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी हैं? ये एसएलआर कोटा की हैं। अंडर एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन बारो फ्रॉम आरबीआई एंड नॉट ऑल क्लाइंट्स। तो गाइज यहाँ पर देखिए काफी ध्यान देने वाली बात है कि जो सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वही एमएसएफ को यूज करके आरबीआई से लोन ले सकते हैं। और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? वो बैंक्स होते हैं जो आरबीआई का एक्ट था स्टैट्यूटरी, जिस एक्ट ने आरबीआई को बनाया 1934 का, उसके जो सेकेंड शेड्यूल में बैंक्स का नाम आता है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं। तो गाइज यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल। तो यहाँ पर देखिए सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 में जिन बैंक्स का नाम आता है उन बैंक्स को एमएसएफ के अंडर आरबीआई से लोन मिल सकता है। और करंट ये जो एमएसएफ रेट है ये कितना है? 4.25%। तो गाइज आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ रहा होगा।
तो अब मैं यहाँ पर कुछ बता दूं आपको, तो प्रेजेंट में CRR कितना है, 3% है। SLR कितना है, 18% है। रेपो रेट कितना है, 4% है। रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितनी है, 4.25% है। बैंक रेट जो है 4.25% है। तो गाइस जो रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में डिफरेंस होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको स्प्रेड कहा जाता है। जब भी ये आप कोई भी एग्जाम देंगे तो जो करंट का तब का रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना है, वो आपको वहां पर अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएगा यहाँ से वो करंट से ही आएगा। तो गाइस हमने क्वांटिटेटिव पढ़ लिए, अब हमारे पास रह गए एक पर्टिकुलर सेक्टर को जब रिवाइव करने की बात आती है तो उसमें हमारे पास क्वालिटेटिव या फिर जिन्हें हम सेलेक्टिव टूल्स या डायरेक्ट टूल्स भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ गया लोन टू वैल्यू रेशो, जिसे हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, राशनिंग, मॉरल सुएजन, डायरेक्ट एक्शन। एक एक करके हम काफी ध्यान से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लोन टू वैल्यू रेशो या मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, it is defined as the ratio of a loan to the value of an asset. LTV is mostly used in respect of households and automobile sector. RBI fixes the amount of loan to be given against the commodity value. In case of deflation, RBI increases LTV ratio, whereas in case of inflation, RBI decreases loan to value ratio. नीचे वाली लाइन को भी पढ़ लेता हूं, फिर समझाता आपको एक बार। Marginal requirement, it is defined as the percentage of loan to be given against securities, shares, bonds, debentures, etc. RBI fixes marginal requirement and this concept is used in respect of businessman. During deflation, RBI increases marginal requirement, whereas during inflation, RBI decreases marginal requirement. देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। तो इसमें क्या कह रहा है, मानिए आपको क्या खरीदना है, आपको एक बाइक खरीदनी है। एक बाइक हम एवरेज ले लेते हैं, वो उसकी कास्ट क्या है, उसकी कास्ट है 1 लाख। तो आपके पास क्या है, आपके पास ऑलरेडी कोई अपनी चीज ऐसी पड़ी हुई है। मानो मैं यहाँ पर आपके पास कहता हूँ कि आपके पास एक प्लॉट है, आपके पास एक प्लॉट है या आपका अपना घर है, आपका हाउस है। तो यहाँ पर देखिए उस हाउस की कीमत मार्केट में अगर 2 लाख चल रही है, तो आरबीआई देखो, आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई यहाँ पर सेट कर देता है कि अगर कोलेटरल 2 लाख का है, 2 लाख का है, तो उसके ऊपर जो लोन मिल सकता है वो 1,60,000 का मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए प्लॉट का जो उसका वैल्यू है उसे कम जो है, ये यहाँ पर इसने 1.60 लाख रखा है कि अगर आप 2 लाख के पेपर्स दे रहे हैं, आपके घर की मार्केट वैल्यू इतनी है, तो आपको लोन जो है इतना मिल जाएगा। ये बाइक का रेट ज़्यादा भी हो सकता है। वहीं हम ये एग्जांपल मान के चलते हैं कि डिफ्लेशन चल रही है, यहाँ पर आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाए, इसी कारण ये 2 लाख के बजाय 1.6 लाख का लोन दे रहा है। वहीं अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या कर देगा, इस लिमिट को सेट कर देगा कि अगर आपके पास कोलेटरल रखने के लिए जो चीज़ है उसकी कीमत 2 लाख है, तो आपको लोन जो है वो 1 लाख मिल सकता है, यानी सीधा सीधा 50% आपको लोन मिलेगा। तो ये इन्फ्लेशन यहाँ पर देखिए मनी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन को टैकल किया जाएगा। और यही कंसेप्ट है यहाँ पर। तो आरबीआई सेट कर देता है कि रेशो आपको लोन की कितनी मिलेगी टू द वैल्यू ऑफ एन असेट, कि आपके असेट की वैल्यू कितनी है, उसी के हिसाब से ये तय होगा कि आपको पैसा कितना मिलेगा। तो आई होप कि काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट भी यही है कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स यहाँ पर आरबीआई सेट कर देता है कि अगर आप शेयर्स या बॉन्ड्स या डिवेंचर्स खरीदते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, अगर आप 2 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं तो उसके बजाय अगर डिफ्लेशन चल रही है तो आपको जो 1.6 लाख का लोन मिल जाएगा। अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो ये आपको जितने भी कोलेटरल की वैल्यू होगी उससे 50% आपको लोन मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है एक पर्टिकुलर सेक्टर को रिवाइव करने के लिए आरबीआई लोन टू वैल्यू रेशो या फिर मार्जिनल रिक्वायरमेंट को यूज करता है। तो गाइस सेकंड काफी इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मानिए कोई एक गाड़ी है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई एक गाड़ी है 30 लाख की,
तो 30 लाख की गाड़ी है, ऑन एन एवरेज ये चलता है कि आपको 50% इसकी पेमेंट करनी है, 15 लाख दे देनी है। बाकी आपको हर एक महीने का जो है 50,000 देना है और 30 महीने में ये 15 लाख दे के आपको इसकी पेमेंट जो है ये कर देनी है। लेकिन डिफ्लेशन चल रही है मार्केट में, आरबीआई लोगों के हाथों में पैसा है नहीं है, तो आरबीआई यहाँ पर क्या करता है, आरबीआई कहता है कि ये जो 30 लाख की गाड़ी है आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 5 लाख देना है, आपको स्टार्टिंग में 5 लाख देना है, बचा 25 लाख। 25 लाख में भी मैं आपको ये कहता हूं कि आपको 50,000 पर मंथ नहीं देना है, आपको 25 लाख पर मंथ देना है। जो 25 बच गया आपका, तो वहां पर आपको यानी 100 महीने आपके लगेंगे, 100 मंथ्स लगेंगे, तो उसमें आप ये कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि लोगों के ऊपर बर्डन को कम कर देना डिफ्लेशन की स्थिति में, इसी का मतलब है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। तो देखिए, जिस भी सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही होगी, जिसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही होगी, तो उसको रिवाइव करने के लिए आरबीआई उसके प्रोडक्ट्स को इस प्रकार का जो है एक्टिविटीज सरंजाम देता है। आरबीआई यूजेस दिस टूल टू कंट्रोल कंज्यूमर क्रेडिट इन स्पेसिफिक सेक्टर। तो मैंने ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में बताया, तो इसी तरीके से मोबाइल फोन, आईटी इंडस्ट्री में भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में ऐसा हो सकता है। तो जैसे एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए सरकार अलग अलग प्रकार की सब्सिडीज देती है, तो सब्सिडीज का क्या मतलब है, ये कंज्यूमर का जो क्रेडिट है उस पर कंट्रोल रखती है। अगर किसानों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा है तो वो सब्सिडीज को बंद कर देती है। अगर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हालांकि ये अमूमन हम हर रोज कोई ना कोई केस देखते ही हैं, तो अगर किसानों के अंदर डिस्ट्रेस चल रहा है तो सब्सिडीज वगैरह को बढ़ा दिया जाता है। तो सिमिलर सिचुएशन है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को रिवाइव करने के लिए या उसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल का टूल आरबीआई इस्तेमाल करता है अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई इस टूल को कब यूज करता है, टू कंट्रोल डिफ्लेशन इन स्पेसिफिक सेक्टर एंड देयरफॉर टू गिव बूस्ट टू दो स्पेसिफिक सेक्टर्स। तो ये डाउन पेमेंट कम कर देगा, जो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं उसको कम कर देगा, तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद जो है वो रिवाइव कर जाएगा। तो इन कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई कैन वेरी डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज डाउन पेमेंट। तो मैंने आपको बता दिया, डाउन पेमेंट को कम कर सकता है, इंस्टॉलमेंट्स को कम कर सकता है टू बूस्ट द डिमांड। RBI can use it to control deflation in different sectors such as automobiles, housing, manufacturing etc. तो कोई भी सेक्टर हो उसमें अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो यहाँ पर आप डाउन पेमेंट को बढ़ा देंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट्स को बढ़ा देंगे, तो लोग खरीदेंगे नहीं, खुद ब खुद इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो गाइस अब काफी इंपॉर्टेंट है ये भी राशनिंग, क्योंकि पीएसएल टारगेट्स लगभग हर एक बैंक के पास होते हैं। तो क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे। इट रेफर्स टू द सीलिंग ऑन टोटल लोन्स इन एन इकोनॉमी। तो यहां पर देखिए, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से क्या करता है कि कुछ पीएसएल टारगेट्स हैं। तो पीएसएल की फुल फॉर्म भी आ सकती है पब्लिक सेक्टर लेंडिंग, पब्लिक सेक्टर लेंडिंग। तो ये टारगेट्स होते हैं। तो यहां पर देखिए, मानो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल्स है, जैसे अलग अलग हैं। तो बैंक्स चाहेंगे कि मैं जो लोग ट्रांसपोर्टर्स हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, मैं उन्हीं को ज्यादा पैसा दूं, और क्योंकि वो गाड़ियां रोड पे चलेंगी, वो अर्निंग करेंगी, मेरा पैसा जल्दी दे दें। वहीं दूसरी साइड एग्रीकल्चर है, तो बैंक्स नहीं चाहते कि मैं एग्रीकल्चर फार्मर को लोन दूं, क्योंकि वहां से प्रॉफिट भी बहुत कम होगा, और अगर मौसम मानसून वगैरह अच्छा नहीं रहा तो मेरा पैसा वो डूब भी सकता है। तो इस कारण बैंक क्या करता है, बैंक की कोशिश होती है कि जो अच्छे सेक्टर्स होते हैं जिनमें रीपेमेंट की काफी हाई चांसेस होते हैं, तो उनको ही ज्यादा लोन्स जो है डिस्पर्स करता है। लेकिन सरकार को, आरबीआई को हर एक सेक्टर जो है इकोनॉमी का उसे डेवलप करना है, तो इसलिए सरकार क्या करती है, आरबीआई के माध्यम से अलग अलग टारगेट्स को, यानी अभी करंटली में ये 40% लोन्स जो आपको देना है बैंक्स के लिए, इनके लिए लिमिट्स हैं कि इनको कुछ एग्रीकल्चर में ही देना है, जैसे 8 या 10% होगा, एजुकेशन में देना है, हाउसिंग में देना है, इंडस्ट्रीज में देना है, यानी एक का कोटा आप दूसरे में नहीं दे सकते। तो ये हर एक को रैशनलाइज किया गया है, रेशो वाइज किया गया है, ताकि हर एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द सीलिंग ऑन टोटल लोन्स इन एन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी में टोटल लोन्स कौन से सेक्टर में कितने देने हैं, इसके ऊपर सीलिंग का काम कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू द सेलेक्टिव टूल ऑफ रेशनिंग। इट इज जनरली यूज्ड इन प्लान्ड इकोनॉमी। तो हालांकि ये
जो प्लान्ड इकोनॉमीज या वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वहां पर ही कारगर साबित होता है। Here the central bank will decide ceiling on total loans in each sector of economy। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हैवी इंडस्ट्रीज में आपको जो टोटल लोन देना है उसकी इतनी रेशो में इतनी परसेंटेज में देना है, एग्रीकल्चर में इतनी परसेंट देना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इतनी परसेंटेज में देना है, हाउसिंग में इतनी परसेंटेज में देना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं वो अच्छे से उनकी बैलेंस्ड ग्रोथ हो, सबकी एक जैसी ग्रोथ हो, ऐसा कोशिश किया जाता है राशनिंग के माध्यम से। Once the quota of loan is over for a sector, then no additional loan can be given to the borrowers from that particular sector। तो जब आपने 1% लोन का दे दिया किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो दूसरे में भी अगर आपको एक में ज़्यादा देना है तो एट द एंड आपको जितने भी अदर सेक्टर्स हैं उनमें भी ज़्यादा देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर रेशो को मेंटेन रखना है। It also controls money supply in the system। One of the best examples of rationing is in the planned economies PSL targets। तो गाइस अगर आपको ये PSL targets का नहीं पता है तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप गूगल करके इन टारगेट्स को जरूर देख लें। अगर आप किसी अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, फिनांस अकाउंट असिस्टेंट में पर्टिकुलर PSL टारगेट्स पूछे जाने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो गाइस लास्ट में हमारे पास सेलेक्टिव टूल आ जाएगा मॉरल सुएजन। तो देखिए हमने देख लिया जनरल टूल्स की अलग अलग हथकंडे जो है आरबीआई अपनाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो एट द एंड जब अगर वो सारे हथकंडे उसके आजमाने के बाद अगर वहां पर फेल होता है या टाइम टू टाइम उन पैरामीटर्स के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ ये मॉरल सुएजन भी करता रहता है, यानी टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करता रहता है आरबीआई किनको, बैंकर्स को, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं या जो भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड हैं। तो मॉरल सुएजन में क्या है, अंडर दिस आरबीआई गवर्नर परस्यूट्स द बैंकर्स टू डू द फॉलोइंग। तो आरबीआई क्या करता है मॉरल सुएजन के अंडर, कहता है डोंट पार्क एक्सेसिव मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो मैंने आपको बताया था कि एसएलआर कोटा में कुछ प्रॉफिट उनको मिलता है, तो बैंक्स को ये कहता है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं सुरक्षित होती हैं उसमें, क्योंकि उनको गवर्नमेंट बैक कर रही है, किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है डिफॉल्ट होने का। तो बैंक्स क्या करते हैं, ज्यादातर अपना पैसा जो है वो सेफ जोन में ही रखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही रखते हैं। तो आरबीआई इनको ये परसुएड करता है कि आप ज्यादा पैसा जो है ये एसएलआर कोटा में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ना रखें, क्योंकि अगर आप पैसा यहाँ पर रखेंगे तो इकोनॉमी में पैसा जाएगा नहीं, लोन लोगों को मिलेंगे नहीं, लोन नहीं मिलेंगे तो लोग काम कैसे करेंगे, इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी। तो क्या कहता है आरबीआई, कहता है बियॉन्ड एसएलआर रादर गिव दिस मनी एज लोन टू प्रमोट ग्रोथ। कि एसएलआर के अलावा जो आपका पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ना इन्वेस्ट करते हुए आप इकोनॉमी में लोन दें और इकोनॉमी ग्रोथ करे, इकोनॉमी को स्परमेंट मिले। उसके साथ साथ मॉरल सुएजन में ये भी देखा जाता है आरबीआई हैज रिड्यूस्ड पॉलिसी रेट। तो आरबीआई यहाँ पर देखिए हैज को काट दीजिए, तो आरबीआई रिड्यूसेस पॉलिसी रेट। तो आरबीआई जब रेपो रेट कम कर देता है तो वो बैंक्स को कहता है कि मैंने तुम्हें रेपो रेट कम कर दिया है, तुम भी बेस रेट जो है उसे कम करिए, जो लोगों को इंटरेस्ट रेट लगा रहे हो वो भी कम करो। और इसका क्या मतलब होगा कि जो बेनिफिट होगा रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स का वो, ताकि आखिर तक बिजनेसमैन को, जो कॉमन पीपल हैं या जितने भी आपसे लोग बारो कर रहे हैं मनी को, उन तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों को इंटरेस्ट रेट कम लगा रहा हूं और आप सेम उसी हाई इंटरेस्ट रेट पे लोगों को दे रहे हो। तो जो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट है, पॉलिसी रेट है, उसका बेनिफिट अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। तो ये भी मॉरल सुएजन के अंडर आरबीआई टाइम टू टाइम जो है गाइडलाइंस इशू करता रहता है बैंकर्स को। आरबीआई गवर्नर परस्यूट्स द बैंकर्स वाया मीटिंग्स, और ये गाइडलाइंस मीटिंग्स में इशू करता है, कॉन्फ्रेंसेस करता है, मीडिया में स्टेटमेंट्स आती हैं, पब्लिक में स्पीचेस होती हैं आरबीआई ऑफिशियल्स की, या यूनिवर्सिटी में जो कन्वोकेशंस होती हैं, सेरेमनीज होती हैं, हालांकि वहां पर बैंकर्स प्रेजेंट ना भी हों तो भी उनको एक प्रकार की चेतावनी देने के लिए इस प्रकार की मीटिंग्स में इस प्रकार की स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी जाती हैं। बाय डूइंग ऑल दिस आरबीआई गवर्नर वांट्स टू क्रिएट अ पब्लिक ओपिनियन सो दैट बैंकर्स विल फील गिल्टी एंड रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। तो लोगों में एक प्रकार से मॉरल सुएजन के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है।
कि मार्केट में अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगा, तो एट द एंड क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे और लोगों का जो है वो लोन लेने का जो काम है ये कम होगा, और खुद ब खुद लोगों के हाथ में जब पैसा कम होगा तो जो इन्फ्लेशन है उसको टैकल किया जाएगा। तो डिफ्लेशन की स्थिति में आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, रेपो रेट कम होगा तो बैंक्स जो हैं ये अपना जो इंटरेस्ट लगाएंगे लोगों को, यहाँ पर ये भी कम होगा। और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पर परचेज करेंगे, पैसे को लोन लेंगे, और लोन लेंगे अपना कारोबार करेंगे, तो ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेशन होगी, और एट द एंड क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो गाइस आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए, ये सब करने के बाद भी अगर बैंक्स समझते नहीं हैं तो फिर क्या लिया जाता है, फिर किया जाता है, स्ट्राइक की जाती है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो चाहे फिर कोई भी हो। तो ये आर्मी की टर्म्स हैं, तो इनको नहीं, यहाँ पर तो क्या किया जाता है, डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है आरबीआई के थ्रू। तो ये डायरेक्ट एक्शन भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। तो क्या कहता है, अंडर दिस टूल आरबीआई डायरेक्टली पुनिशेस द डिफॉल्टर बैंक, कि जो भी बैंक डिफॉल्ट करता है उस पे पुनिशमेंट इंप्लीमेंट करता है, और उस पे क्या करता है, पीनल इंटरेस्ट रेट्स लगाता है। जैसे रेपो रेट अगर 4% है तो हो सकता है उस पर 5% लगा दे, उस पर 6% लगा दे। तो ये कब करता है, जब बैंक जो है अपना सीआरआर या एसएलआर इसको नहीं मेंटेन करता है, तो तब क्या करता है, बैंक जो पीनल इंटरेस्ट रेट्स लगाता है, जैसे बैंक रेट हो गया। तो इसके साथ साथ आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई रिफ्यूजेस टू लेंड द डिफॉल्टर बैंक्स अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये जो तीनों इंटरेस्ट रेट्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, एलएएफ बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो अगर बैंक डिफॉल्ट करता है किसी भी प्रकार का, तो आरबीआई रिफ्यूज कर देता है उसे किसी भी इंटरेस्ट रेट पर लोन देने के लिए। तो ये डायरेक्ट एक्शन देखिए यहां पर लिए जा रहे हैं। इन वर्स्ट केस आरबीआई कैन इवन कैंसिल द लाइसेंस ऑफ द डिफॉल्टर बैंक। अगर ये सब करने के बाद भी बैंक नहीं मान रहा है, तो हम टाइम टू टाइम देखते हैं काफी सारे बैंक्स जो हैं वो मर्ज किए जा रहे हैं, या उन पर प्रॉम्प्ट कोरेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क जो है इंप्लीमेंट होता दिख रहा है। वो क्या होता है वो भी मैं आपको किसी न किसी आगे वीडियो में स्लाइड में बता दूंगा। तो गाइस ये कुल मिला के मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स थे। आई होप कि आपको ये सब जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो गाइस रिकैप क्या है, तो रिकैप हमारे पास ये आ गया था, सबसे पहले हमारे पास ये टूल्स आ गए थे, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स क्वांटिटेटिव थे, क्वालिटेटिव थे। उसके बाद ये हमारे क्वांटिटेटिव आ गए। हमने क्वांटिटेटिव के अंदर देखा रिजर्व रेशो क्या होती है, सीआरआर एसएलआर क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स में रेपो रेट देखा कि आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है और सिर्फ कैश में ही जो है कोलेटरल को लेता है। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स से पैसा लेता है, बैंक रेट में लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में कोलेटरल जो है वो एसएलआर कोटा का भी यूज हो सकता है। तो गाइस ये सारे करंट जो थे वो हमने देखे। तो क्वालिटेटिव में क्या आ जाएगा, लोन टू वैल्यू रेशो। ये भी हमने देखा कि आरबीआई सेट कर देगा एक लिमिट को कि अगर आपका कोलेटरल की वैल्यू इतनी है तो उसके बदले में आपको लोन इतना मिलेगा। उसके बाद डाउन पेमेंट या इंस्टॉलमेंट्स को कम कर दिया जाता है। डिफ्लेशन की स्थिति में राशनिंग की जाती है कि पर्टिकुलर सेक्टर को आप कितना लोन दे सकते हैं एक को। उसके बाद मॉरल सुएजन में हमने देखा कि किस प्रकार से मीटिंग से, कॉन्फ्रेंसिस से, मीडिया स्टेटमेंट, पब्लिक स्पीचेस, यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से आरबीआई जो है टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करता है बैंक्स को। और अगर बैंक्स फिर भी नहीं मानते तो फिर डायरेक्ट एक्शन जो है वो लिया जाता है। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ आ गई होगी, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ऑलमाइटी गाइडेंस का एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें 30 से ज्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं। एक कोर्स ये होगा और 8 जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। किसी भी एग्जाम को अगर आपने क्वालिफाई करना है तो एग्जाम में बैठने से पहले आपको देखना होगा कि वो एग्जाम आता किस प्रकार से है, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब देखने के लिए आपको एट द एंड कम से कम जो है मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। तो गाइस आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। हर एक वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। यहाँ पर हर एक वीडियो की पीडीएफ मिलेगी, टाइम टू टाइम बॉट क्विजेज मिलेंगे, और भी जो पीडीएफ कंटेंट होता है वो यहाँ पर शेयर किया जाता है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन इस प्रकार की आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगी।
तो गाइस फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी शेयर की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं, या स्टार्टिंग में जो फ़ोन नंबर दिया था उस पर भी आप हेल्पलाइन व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको लगता है कि ये वीडियो या इस प्रकार का कंटेंट आपके दोस्तों तक, गरीब बच्चों तक बेनिफिट पहुंचा सकता है, तो आपको क्या करना है, ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो के लिंक शेयर करने हैं। और खुद आप अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।